Welcome to CBS Easy. नमस्कार। आज हम सुमित्रानंदन पंत की एक बहुत ही मशहूर कविता पर्वत प्रदेश में पावस की दुनिया में चलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सा जादू है जिससे कवि शब्दों के जरिए बेजान प्रकृति में भी जान डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता की ये जो पहली पंक्तियां हैं ना, ये हमें सीधे उस पहाड़ी दुनिया में पहुंचा देती हैं जहां मौसम ऐसा है कि प्रकृति हर एक पल अपना रूप, अपना पहनावा बदल रही है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कविता के मुख्य किरदार से, और वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद पर्वत है। और देखते हैं कि वो इस दुनिया को कैसे देख रहा है। कवि ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, मेखलाकार। अब इसका मतलब क्या है? सोचिए, जैसे कमर पर करधनी या बेल्ट पहनते हैं ना, जो गोल घूमती है, बिल्कुल वैसा ही। कवि ये नहीं कह रहे हैं कि पहाड़ बस ऊंचा है, वो कह रहे हैं कि वो एक विशाल घुमावदार करधनी की तरफ फैला हुआ है। देखिए, एक शब्द से ही पूरा का पूरा नजारा आंखों के सामने आ गया। और ये पहाड़ अकेला नहीं है। इस पर जो हजारों फूल खिले हैं ना, वो मानो उसकी आंखें बन गए हैं। और सोचिए, एक पहाड़ अपनी इन हजारों आंखों से क्या करता होगा? जाहिर सी बात है, वो कुछ देख रहा है। तो पहाड़ क्या देख रहा है? वो अपने ही पैरों के पास फैले एक बड़े से तालाब में अपनी परछाई को देख रहा है। और वो तालाब इतना साफ और ठहरा हुआ है कि वो किसी विशाल आईने जैसा लग रहा है। तो देखिए, कविता की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी बात हो गई है। कवि ने पहाड़ को एक जिंदा चीज बना दिया है, जिसके पास अपनी आंखें हैं, सोचने की शक्ति है, और जो अपनी ही खूबसूरती को निहार रहा है, उस पर मुग्ध है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नज़ारे में मौजूद दूसरी चीज़ों को कैसे जिंदा किया गया है। हर एक की अपनी आवाज़ है, अपनी एक इच्छा है। ये पहाड़ एकदम खामोश नहीं है, इसकी अपनी एक आवाज़ भी है। और वो आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो आ रही है झरनों से, जो झरझर करके बह रहे हैं, मानो पहाड़ की शान में कोई गीत गा रहे हों। और कमाल की बात यह है कि कवि झरनों को सिर्फ दिखाते नहीं, सुनाते भी हैं। एक तरफ तो वो देखने में मोतियों की माला जैसे सुंदर लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कलकल की जो आवाज़ है, उसमें एक जोश है, एक उत्साह है। ऐसा लगता है मानो वो झरने चुपचाप नहीं बह रहे, बल्कि पूरे जोश के साथ पहाड़ की महानता का गुणगान कर रहे हों। अब जरा पहाड़ पर उगे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर नजर डालिए। कवि के लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तो चुपचाप खड़े आसमान को ताकते हुए कोई महत्वाकांक्षी जीव हैं। ये पंक्तियां हमें दिखाती हैं कि कवि कैसे इंसानी जज्बातों को, जैसे कि ऊंचा उठने की इच्छा, चिंता और अपने जगह पर टिके रहने की जिद को पेड़ों के अंदर डाल देते हैं। ये पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं रहे, ये तो आसमान को छूने का सपना देखने वाले योगी बन गए हैं। तो अब तक का सीन सेट हो चुका है, सारे किरदार जिंदा हो उठे हैं। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मौसम एकदम से बदलने वाला है। और होता यह है कि अचानक घने बादल और कोहरा आ जाता है, और देखते ही देखते, जी हाँ, पूरा का पूरा पहाड़ गायब। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने पारे के पंख लगा लिए हों और वो कहीं उड़कर चला गया हो। सब कुछ धुएं में छिप जाता है। और फिर बारिश शुरू होती है, और वो भी कोई हल्की फुल्की नहीं, बल्कि इतनी तेज और कोहरा इतना घना हो जाता है कि ऐसा लगता है मानो आसमान और धरती के बीच का जो फासला था, वो इस मूसलाधार बारिश में पूरी तरह से मिट गया है। सब कुछ एक हो गया है। इस पूरी उथल-पुथल के बीच जब तालाब से धुआं या कोहरा उठता है, तो देखने वाले को एक और भ्रम होता है। ऐसा लगता है जैसे पानी में ही आग लग गई हो। और आखिर में कवि इस पूरे घटनाक्रम को एक नाम देते हैं, इंद्रजाल। यानी ये सब कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये तो बारिश के देवता इंद्र का एक जादुई खेल है, जो अपने बादलों के हवाई जहाज पर घूम घूम कर ये सारा जादू दिखा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कवि, जो कि शब्दों का जादूगर है, ये सब करता कैसे है? चलिए इस जादू के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं। सारा राज एक बहुत ही मजेदार साहित्यिक तकनीक में छिपा है, जिसे कहते हैं मानवीकरण। इसका सीधा सा मतलब है किसी बेजान चीज को इंसान की तरह दिखाना। पंत जी पूरी प्रकृति को ऐसे पेश करते हैं जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। पर्वत क्या कर रहा है? इंसानों की तरह अपनी परछाई निहार रहा है। पेड़ क्या कर रहे हैं? इंसानों की तरह चिंता कर रहे हैं। और जब तेज बारिश होती है, तो शाल के मजबूत पेड़ भी डर कर जमीन में धंसते हुए से लगते हैं। तो असल बात यह है कि पंत जी सिर्फ एक फोकी की तस्वीर नहीं खींच रहे। नहीं, वो तो उस फोकी में ऐसे किरदार बसा रहे हैं जिनके साथ हम जुड़ सकते हैं,
जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। प्रकृति को इस तरह महसूस करने और उसे शब्दों में जिंदा कर देने की इसी अनोखी कला की वजह से सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो ये कविता हमें बस एक खूबसूरत नज़ारा दिखाकर ख़त्म नहीं होती। नहीं, ये तो हमारे सोचने का नज़रिया ही बदल देती है। ये एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए कि पंत की इन आंखों से दुनिया को देखने के बाद क्या हम कभी भी पहाड़ों, पेड़ों या बारिश को सिर्फ बेजान चीज़ें समझ पाएंगे, या फिर वो हमेशा के लिए हमारे एक जीवित साथी बन चुके हैं। Thank you for watching with us. See you next time.